रघुवीर जी कमरे से उठकर धीरे धीरे चलकर नितेश के पास आए और बोले, नितेश बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाथ पैर ढंग से काम नहीं करते। तो मुझे डॉक्टर को दिखा दे। शरीर एकदम ढीला सा रहता है। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। लेकिन नितेश, जो कि अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था और अपने लैपटॉप पर नज़रें गड़ाए हुए था, अपने पापा की बात सुनकर भी उसने अनसुना कर दिया। रघुवीर जी लगभग 5 मिनट तक उसकी ओर आशा भरी नज़रों से देखते रहे, पर वो कुछ नहीं बोला। इतने में उनकी बहू वैशाली आई और दमकते हुए बोली, पापा जी, आपको क्या है? आप फिर से बाहर आ गए। कमरे में आराम से नहीं बैठ सकते क्या? क्यों इन्हें परेशान करते रहते हैं आप? वैसे तो आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है और यूँ सारा दिन घर में घूमते रहते हैं आप। ये अपने ऑफिस का काम करेंगे या आपकी खातिर तवज्जो में लगे रहेंगे? आपकी तो कोई पेंशन भी नहीं है और सासू माँ भी आपको हमारे सर छोड़ गई। अब सब कुछ इन्हें अकेले करना पड़ता है, उसमें भी आप चैन के सांस नहीं लेने देते। वैशाली का गुस्सा देखकर रघुवीर जी चुपचाप अपने कमरे में आ गए और चारपाई पर लेट गए। लेकिन बदन दर्द की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। नितेश सुबह में इतनी जल्दी में रहता और ऑफिस के लिए निकल जाता। शाम को आकर भी या तो अपने कमरे में चला जाता या लैपटॉप पर काम करने लग जाता। अब आखिर अपने दिल का दर्द किससे कहूँ, किसको बताऊँ अपने दुख, जब बेटे के पास ही बूढ़े बाप के लिए 2 पल नहीं है तो बहू से ही क्या उम्मीद करूं? ये सोचकर ही रघुवीर जी की आंखें गीली हो गई। अब ये शरीर भी साथ नहीं देता। बेटा भी बहू का हो गया, उसे भी अपने बूढ़े बाप की परवाह नहीं है। वो तो अपने बच्चों और पत्नी में ही अपनी दुनिया देखता है। ये बूढ़ा पिता तो उसकी दुनिया में आता ही नहीं। अगले दिन रघुवीर जी बिस्तर से उठे। पूरा शरीर अकड़ रहा था। वो उठकर चारपाई पर बैठ गए क्योंकि आज रविवार था। बेटा बहू अभी तक सो रहे थे। अब सुबह के 10 बज चुके थे। वो कमरे से बाहर आए, देखा तो बेटा बहू और उनके पोता पोती गरम कचौड़ी समोसे खा रहे हैं, परंतु किसी ने भी रघुवीर जी को नहीं पूछा। रघुवीर जी रसोई में पहुँचे, एक गिलास पानी लिया। पानी देखकर उन्हें पीने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि फ्रिज का पानी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। कितनी बार बहू वैशाली से बोला भी कि एक पानी की मटकी रख दिया करो अलग से, मगर वो झिड़कते हुए बोली थी कि पापा जी, अगर आपको हमारे साथ रहना है तो अपने ये नखरे छोड़ दीजिए। अब रसोई मेरी स्टैंडर्ड है, इसमें आपकी गवार देहाती मटकी रखूं, ये मेरे बस की बात नहीं। और वैसे भी पानी बोतल का हो या मटके का क्या फ़र्क पड़ता है? तो ना चाहते हुए भी रघुवीर जी ने अपना मन महसूस कर पानी पी लिया और अपने बेटे से आकर बोले, बेटा नितेश, मुझे डॉक्टर को दिखा दे। इतना सुनते ही नितेश गुस्से में बोला, क्यों एक ही रट लगाकर रखी है आपने? कुछ और काम नहीं है क्या? अब बुढ़ापे में ये छोटी मोटी बीमारियां तो यूं ही लगी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डॉक्टर के पास ही उठाए फिरूं। इस ज़माने में डॉक्टर की फ़ीस कितनी महंगी है पता है? देखने से पहले इतने टेस्ट लिख देगा और ये चेकअप करवाओ, वो चेकअप करवाओ, अलाना फलाना, फिर दुनिया भर की दवाई लिख देगा। मैं तो इसमें ही लगा रहूँगा बस। थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो आप पर खर्च करता रहूं। सोचा था आज रविवार है, थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन आपके होते हुए तो आराम हराम है। बेटे का गुस्सा देखकर रघुवीर जी सहम गए। फिर बोले, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बहू से कह दे मुझे बादाम वाला दूध ही दे देगी, उससे थोड़ी ताकत आ जाएगी तो थोड़ा चल फिर लूँगा। ये सुन वैशाली मुंह टेढ़ा करके बोली, अब सुन लो इनकी बात।
हम तो कभी एक बादाम भी मुंह में नहीं रखते। इनको दूध और बादाम भी चाहिए। बादाम कितना महंगा है और दूध तो उससे भी ज़्यादा महंगा। हमें अपना भी तो देखना है, अपने बच्चों का भी तो करियर बनाना है। सारे पैसे आप पर खर्च कर देंगे तो हम तो कंगाल ही हो जाएंगे। ठीक है बहू, कुछ खाने को ही दे दे। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी लाती हूँ, कहकर वैशाली किचन में गई। सूखी रोटी और शाम की बची सब्जी लाकर एक थाली में करके रघुवीर जी के हाथों में पकड़ा दी। थाली लेकर रघुवीर जी चुपचाप अपने कमरे में आ गए और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर करके खाने लगे। खाते समय उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह का खाना नहीं खाया था। उनकी ठीक ठाक कमाई थी और उनकी पत्नी उन्हें लजीज पकवान बनाकर खिलाती थी। वो कहती थी कि भले ही इंसान ढंग के कपड़े ना पहने, परंतु खाना अपने मनपसंद सेहत के हिसाब से खाना चाहिए। अच्छा खाएंगे तो शरीर में ताकत बनी रहेगी। रघुवीर जी हमेशा तरल सब्जी में रोटी को चूर कर खाते थे, इससे उनका पेट भर जाता था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। उनकी बड़ी बेटी नेहा की शादी उन्होंने पास ही के शहर में करवाई थी, पर उसके पति की नौकरी विदेश में लगी तो कुछ दिन बाद ही वो विदेश चली गई। बेटे के हाथ पीले करने के बाद उन्होंने अपने बेटे नितेश की शादी भी की। वैशाली देखने में बहुत ही भोली भाली लगती थी, पर उसका बर्ताव ऐसा होगा ये उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वैशाली जब भी बोलती तो अपनी ज़ुबान से जहर ही उगलती। वो बहुत ही कड़वा बोलती थी, हमेशा सबके सर पर सवार रहती। सास से तो जीभ जोरी करती ही सास ससुर को भी फटकार लगा देती। बहू की इन हरकतों से तंग आकर रघुवीर जी की पत्नी परेशान और बीमार रहने लगी और एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। वो चल बसी। रघुवीर जी अब अकेले पड़ गए। माँ के अंतिम संस्कार पर उनकी बेटी नेहा भी आई। उसने अपने पापा को साथ चलने के लिए कहा, पर रघुवीर जी ने साफ इनकार कर दिया कि बेटे बहू के होते हुए वो बेटी के ससुराल नहीं रहना चाहते। ठीक है, मैं बेटे बहू के साथ ही रहना चाहता हूँ। रघुवीर जी ने सोचा सास के जाने के बाद शायद बहू के बर्ताव में बदलाव आएंगे, पर वो तो और भी ज़्यादा कड़वा बोलने लगी। हमेशा बड़बड़ाती रहती कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि जब सास थी तो आधे से ज़्यादा काम तो वही कर दिया करती थी। बेटे नितेश ने भी अपने बूढ़े पिता का दर्द ना समझा और बहू के बहकावे में आकर पिता पर मानसिक अत्याचार करने लगा। जैसा पत्नी कहती वैसा ही मान लेता और रघुवीर जी को फटकार लगा देता। बेटा भी अब पत्नी की सुर में सुर मिलाने लगा। एक दिन रघुवीर जी मंदिर में पूजा कर रहे थे। उन्होंने भगवान को प्रसाद चढ़ाया। उन्हें भूख लगी तो उन्होंने थोड़ा प्रसाद उठाकर मुंह में डाला ही था कि तभी उनकी बहू वैशाली आ गई और उसने ये सब देख लिया। ये देखते ही वो गुस्सा करने लगी, भगवान मेरा, इनसे पीछा छुड़ा दो, प्रसाद भी नहीं छोड़ते, पता नहीं मेरे पीठ पीछे और क्या क्या खाते होंगे। कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए, आज से आप मेरे रसोई में कदम भी नहीं रखेंगे और ना ही भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। वैसे भी भगवान की पूजा मन से की जाती है, बिना प्रसाद के भी वो हो जाएगी। इतना अपमानित होकर आज रघुवीर जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इस तरह से रोज़ रोज़ के अपमान से वो परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। बहू बुढ़ापे में भी ना जाने ससुर से अंदर बाहर के कितने काम लेती। वो थक जाते फिर भी वैशाली उन्हें ताना मारती कि सारा दिन घूमते फिरते रहेंगे तो दर्द तो होगा ही।
वो थोड़ी देर के लिए आज पड़ोस में बैठने के लिए चले जाते। उसके लिए भी उनके बेटे बहू ने उन्हें मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है बाहर वालों के साथ घुलने मिलने की। अब रघुवीर जी के हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था। बेटे बहू को तो उनकी कोई परवाह नहीं थी। जब भी किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता या उनकी बेटी नेहा का फ़ोन आता तो वैशाली बात तो करवा देती, लेकिन कैमरे की तरह वहीं खड़ी हो जाती कि कहीं ससुर जी बेटे बहू की कोई बुराई ना कर दे। दोनों पति पत्नी अपने और अपने बच्चों के सारे शौक पूरे करते, पर रघुवीर जी की ज़रूरत को भी पूरा ना कर पाते। रघुवीर जी का चश्मा टूट गया था। वो कई महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रहे थे। चप्पलें घिस गई, बीमार रहने लगे, पर बेटे ने उन पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रघुवीर जी के घर उनके छोटे भाई देवदत्त का फ़ोन आया। उन्होंने अपने घर पर पूजा रखवाई थी और रघुवीर जी को बुलावा दिया था। उन्होंने भी जाने के लिए सहमति प्रकट की, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। वो अपने छोटे भाई देवदत्त के यहाँ पहुँचे। पूरे घर में रौनक थी। अपने भाई से मिले। घर में सभी ने उनका सम्मान किया। इतना सम्मान पाकर वो खुश थे। शाम को पूजा हुई। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नज़रें ऊपर उठी तो देखा सामने उनकी बेटी नेहा खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने देखकर उनकी आंखें भर आई। नेहा आकर अपने पापा से लिपट गई। रघुवीर जी का गला रौंद गया। उनकी आंखें भर आईं। नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो रौंदे गले से बोली, पापा मैं अब आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपको लेने आई हूँ पापा। लेकिन बेटी, हाँ पापा, मुझे सब पता चल गया, क्योंकि जब भी मैं आपके पास फ़ोन करती थी तो मुझे आपकी बातों से एहसास होता था कि आप खुश नहीं हो। कई बार तो भाभी भी बातें बनाकर फ़ोन रख देती थी कि आप घर पर नहीं हो। इसलिए मैंने चाचा जी से कहकर पूजा रखवाई ताकि आप यहाँ आ सको और मैं आपसे मिल सकूं। आस पड़ोस के लोगों से भी मैंने पूछा आपका हालचाल। सभी कहते कि तेरे भाई भाभी ने तेरे पापा के साथ दोगला व्यवहार करते हैं। मैंने आपका टिकट बनवा दिया है पापा। अब आप मेरे साथ चलेंगे। मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। बेटी नेहा तू आस पड़ोस वालों से मिलकर आ गई और घर नहीं गई। अपने भाई भाभी से मिलने नहीं गई। नहीं पापा, मैं भैया भाभी को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। माना कि आपकी उम्र हो गई है, आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई भाभी आपको इतनी तकलीफ़ दे जो मेरे पापा के साथ ऐसा करेंगे। मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। पापा आप उस घर के मालिक हो। भैया आज जो भी कुछ भी है वो सिर्फ आपकी वजह से। वो इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी बदौलत वो आज अपने पैरों पर है। आपने उन्हें इस लायक बनाया और वो आपके साथ ऐसा करते हैं। वो घर आपका है, आपका नाम रजिस्टर है उस घर पर। आपने भैया को जन्मा है, उन्होंने आपको नहीं। आज भी आप उन्हें उनकी औकात दिखा सकते हैं। ये सुन रघुवीर जी की आंखों में चमक आ गई। नेहा बोली, पापा आप भाई के पास घर खाली करने का नोटिस भेजिए। अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी उन लोगों की। वकील की मदद लेकर पेपर तैयार करवाए और नितेश के पास नोटिस पहुंच गया। नोटिस देखते ही नितेश के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। क्या हुआ जी? वैशाली पापा ने घर खाली करने का नोटिस भेजा है। क्या? कहती थी मैं आपसे कि घर के कागजात पर साइन करके इस बूढ़े को वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन आप ही मेरी बात नहीं मानते थे कि पापा को इतनी समझ नहीं है। वो तो बहुत भोले हैं। अब देख लिया भोलापन अपने पापा का। वैशाली यार, तुम 2 मिनट चुप हो जाओ। अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं जी।
चलिए चलकर उनसे बात करते हैं, वरना हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हाँ वैशाली। अब नितेश और उसकी पत्नी वैशाली रघुवीर जी के पास पहुँचे। नितेश गुस्से में आकर बोला, पापा आप मुझे घर खाली करने का नोटिस कैसे भेज सकते हैं? आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं सड़क पर आ जाऊंगा। हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा? आपने एक बार भी नहीं सोचा? बुढ़ापे में पागल हो गए हैं आप। ये सुनते ही रघुवीर जी ने एक चांटा नितेश के गाल पर जड़ दिया और बोले, हाँ हो गया हूँ मैं पागल। बताओ कैसा लगा मेरा पागलपन? जब अपने ऊपर बात आई तो तुम्हें बड़ा दर्द हुआ कि मैं कैसे रहूँगा, और जब बूढ़ा पिता भूख प्यास से तड़पता रहा, दवा के लिए बिलखता रहा, जब नहीं सोचा तूने एक बार भी कि पापा का मेरे सिवा है ही कौन? बहुत हो गया बेटा, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को। इतने में नेहा भी अपने कमरे से बाहर आई। नेहा को देखते ही वैशाली, जो अभी तक चुप थी, वो बोली, देखा जी आपकी बहन को, ज़रूर इसी ने कान भरे होंगे आपके पापा के। आते ही घर तोड़ना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती भाई के घर में आग लगाते हुए। ये सुनते ही नेहा ने एक तमाचा अपनी भाभी के गाल पर जड़ दिया और बोली, कैंची की तरह ज़ुबान चलती है तुम्हारी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आपने मुझे अपना ससुर जैसा समझा है क्या, जो सब बर्दाश्त करते रहेंगे? चुपचाप यहाँ से निकलो और अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लीजिए। अब तो दोनों पति पत्नी नेहा और रघुवीर जी का ये रूप देख सहम गए। दोनों गिड़गिड़ाने लगे, पापा हमें माफ़ कर दो, आगे से कभी नहीं ऐसा होगा। परंतु रघुवीर जी, जो बेटे बहू के सताए हुए थे, अब उनसे यह नाटक बर्दाश्त ना हुआ। वो नितेश और उसकी पत्नी को माफ़ नहीं कर पाए। मजबूरन नितेश और उसकी पत्नी वैशाली को घर खाली करना पड़ा। नितेश अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर किराए के घर में रहने लगा। रघुवीर जी ने अपना घर बेचा और बेटी नेहा के साथ विदेश चले आए। दामाद और बेटी ने मिलकर रघुवीर जी का बहुत ध्यान रखा। अब वो अपनी बेटी के साथ रहते। अब रघुवीर जी ने सुकून भरी सांस ली। दोस्तों, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर बच्चे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करें तो उन्हें ऐसा कदम उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, जो रघुवीर जी ने अपनी बेटी नेहा के साथ मिलकर अपने बेटे बहू के साथ किया था, वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।